नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आज की 50 बड़ी और धमाकेदार खबरों के सफर में। लेकिन शुरू करने से पहले बताइए आप हमें किस जगह से देख रहे हैं, कमेंट में जरूर लिखें। और अगर अब तक लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट कर लीजिए, क्योंकि आगे खबरें हैं एक से बढ़कर एक। दनकौर में यमुना एक्सप्रेसवे पर एक डबल डेकर बस के पलटने से 14 यात्री गंभीर रूप से घायल हो गए। बस में 60 लोग सवार थे और यह दिल्ली से बनारस जा रही थी। पुलिस के अनुसार बस में क्षमता से अधिक सवारियां होने के कारण यह दुर्घटना हुई। घायलों को ग्रेटर नोएडा के जिम्स अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उत्तराखंड कैबिनेट की बैठक में मानव वन्यजीव संघर्ष में मुआवजे की राशि बढ़ाने, महिलाओं को रात्रि पाली में काम करने की अनुमति देने और देहरादून मेट्रो नियो प्रोजेक्ट को मंजूरी देने समेत कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। कैबिनेट ने अभियोजन विभाग के नए ढांचे को भी स्वीकृति दी और पूर्व मंत्री देवकार भट्ट को श्रद्धांजलि अर्पित की। कुल 10 प्रस्तावों में से 7 को मंजूरी मिली। उत्तर प्रदेश में 50 करोड़ रुपए से अधिक का कारोबार करने वाले व्यापारियों को अब अपने वित्तीय लेन देन का हिसाब देना होगा। इसके लिए 3000 ऑडिट टीमें गठित की गई हैं, जो कारोबार का लेखा जोखा जांचेंगी। इसका उद्देश्य करों का सही भुगतान सुनिश्चित करना है। दिल्ली में प्रदूषण बढ़ने के साथ हरियाणा की हवा भी जहरीली हो गई है। क्रेया के अनुसार हरियाणा भारत के सबसे प्रदूषित राज्यों में से एक है। धारूहेड़ा, रोहतक, बल्लभगढ़ और गुरुग्राम सबसे प्रदूषित शहर हैं, जहां प्रदूषण का स्तर गंभीर है। एनसीआर क्षेत्र भी प्रभावित है। भारत सरकार चीन से आने वाले सस्ते स्टील आयातों की बढ़ती संख्या को रोकने के लिए कुछ स्टील प्रोडक्ट्स पर टैरिफ लगाने पर विचार कर रही है। इससे पहले डीजीटीआर ने अगस्त 2025 में भारत ने कुछ इस्पात उत्पादों के आयात पर 3 साल के लिए 11% से 12% का आयात शुल्क लगाने की सिफारिश की थी। झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने एसएफआर को लेकर विवादास्पद बयान दिया है। उन्होंने लोगों से बीएलओ को बांधकर रखने की अपील की और आरोप लगाया कि एसआईआर के कारण बिहार में महागठबंधन की हार हुई। इरफान अंसारी जामताड़ा विधानसभा क्षेत्र से विधायक हैं और कांग्रेस कोटे से झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार में मंत्री हैं। भाजपा ने मंत्री पर पलटवार करते हुए उन्हें विफल स्वास्थ्य मंत्री बताया और ध्यान भटकाने का आरोप लगाया। सीएम नीतीश कुमार की सरकार के गठन के बाद मंत्रियों के बीच विभागों का बंटवारा भी कर दिया गया है। हालांकि जिस अनुपात में उत्तर बिहार का परिणाम उत्साहजनक रहा, उस अनुपात में मंत्रिमंडल में उत्तर बिहार की भागीदारी बहुत कम रही। मुकाबले इस बार केवल 5 मंत्री बनाए गए हैं। विभागों के बंटवारे में भी कई महत्वपूर्ण विभाग उत्तर बिहार के मंत्रियों को नहीं मिले। कांग्रेस पार्टी 27 नवंबर को दिल्ली में बिहार चुनाव में मिली हार की समीक्षा करेगी। सभी 61 उम्मीदवार अपने क्षेत्र की रिपोर्ट पेश करेंगे। बैठक में हार के कारणों पर मंथन होगा और भविष्य की रणनीति पर विचार किया जाएगा, ताकि 2025 के बिहार चुनाव में बेहतर प्रदर्शन किया जा सके। अमेठी जिले के जगदीशपुर क्षेत्र की 4 ग्राम पंचायतों में 2003 की मतदाता सूची वेबसाइट पर नहीं मिलने से एसआईआर फॉर्म भरने में दिक्कत आ रही है। ग्राम प्रधानों ने निर्वाचन अधिकारियों को पत्र लिखकर समाधान की मांग की है। अंतिम तिथि 4 दिसंबर 2025 है और मतदाता सूची की अनुपलब्धता से जनता परेशान है। अधिकारियों ने जल्द समाधान का आश्वासन दिया है। जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट ने पुंछ के मेंढर में मिनी सचिवालय के निर्माण में 9 साल की देरी पर नाराजगी जताई है। 7 करोड़ खर्च होने के बावजूद इमारत अधूरी है। कोर्ट ने जिम्मेदार अधिकारियों को 26 नवंबर को पेश होने का निर्देश दिया है। यहाँ की मामला 2016 के उस आदेश से जुड़ा है जिसमें 2017 तक निर्माण पूरा करने का निर्देश था। कोर्ट ने प्रगति न होने पर नाराजगी जताई। बिहार में 5 सीटें जीतने के बाद हम पार्टी ने झारखंड में निकाय चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। पार्टी झारखंड में अपने संगठन को मजबूत करने और जनता से जुड़ने के लिए विभिन्न कार्यक्रम आयोजित करने की योजना बना रही है। उनका लक्ष्य आगामी निकाय चुनाव में अधिक से अधिक सीटें जीतना है। रेल मंत्रालय के अनुसार स्वचालित ट्रेन सुरक्षा प्रणाली कवच 4 सितंबर 2025 तक 654 किलोमीटर रेल मार्ग पर काम करने लगेगी। यह प्रणाली 155 रेलवे स्टेशन और 2 892 इंजन पर स्थापित की गई है। कवच लोको पायलट को गति सीमा में ट्रेन के साथ की में ट्रेन करता है, चलाने में मदद करता है और विफल रहने पर स्वचालित ब्रेक लगाता है।
उत्तर प्रदेश सरकार ने धर्मार्थ योजना के तहत वर्ष 2025-26 की कार्य योजना में हस्तिनापुर विधानसभा के 5 धर्म स्थलों को जोड़ने वाले मार्गों के चौड़ीकरण और सुदृढ़ीकरण को शामिल किया है। इन मार्गों के निर्माण पर में 2025 सरकार की मार्किंग 1027.78 लाख रुपए लगभग 10.28 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। लोक निर्माण विभाग को इसकी पहली किश्त 416.93 लाख रुपए जारी कर दी गई है। साथ ही 2 और मार्ग जल्द ही कार्य योजना में शामिल किए जाने की तैयारी है। बिहार में एक दबंग ने मतदाता सूची पुनरीक्षण का कार्य कर रहे बीएलओ पर धारदार हथियार से हमला कर दिया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना के बाद इलाके में तनाव है और पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। यह घटना मतदाता सूची पुनरीक्षण कार्य में बाधा उत्पन्न करती है। बिहार के उद्योग मंत्री दिलीप जायसवाल ने 2030 तक $2 ट्रिलियन के निर्यात लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए केंद्र सरकार से निर्यात प्रोत्साहन में अधिक सहयोग की मांग की है। राज्य सरकार इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए प्रतिबद्ध है और इसके लिए विभिन्न योजनाओं और नीतियों पर काम कर रही है। उन्होंने केंद्र से वित्तीय और तकनीकी सहायता बढ़ाने का आग्रह किया है। कृषि मंत्री ने बताया कि नरेंद्र मोदी की केंद्र सरकार पहले से किसान सम्मान निधि दे रही है। अब इसमें वृद्धि कर बिहार सरकार भी अतिरिक्त सहायता देगी। यह एनडीए के संकल्प पत्र में शामिल है। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने राजनीति छोड़ने का ऐलान किया है। उन्होंने सोशल मीडिया पर संजय यादव और रमीज का नाम लेते हुए कहा कि उन्होंने ऐसा करने को कहा था। बिहार विधानसभा चुनाव में महागठबंधन की हार के बाद यह फैसला सामने आया। बिहार में सियासी हलचल तेज है। बिहार की राजनीति में तेजस्वी यादव के नेता प्रतिपक्ष बनने की संभावनाओं पर चर्चा हो रही है। नियमों के अनुसार किसी भी पार्टी को यह पद पाने के लिए विधानसभा में कम से कम 10% सीटें जीतनी होती हैं। राजद की वर्तमान स्थिति और अन्य दलों की भूमिका इस मामले में महत्वपूर्ण होगी। पटना से खबर है कि बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी को 10 सर्कुलर रोड का आवास खाली करना होगा। भवन निर्माण विभाग ने इस बारे में आदेश जारी किया है। उन्हें बिहार विधान परिषद के सदस्यों के लिए 39 हार्डिंग रोड का आवास आवंटित किया गया है। राबड़ी देवी लंबे समय से 10 सर्कुलर रोड वाले आवास में रह रही थीं। हार में राबड़ी देवी के बाद अब तेज प्रताप यादव को भी सरकारी बंगला खाली करने का आदेश मिला है। आरजेडी ने इस कार्रवाई को बीजेपी की साजिश बताते हुए राजनीतिक बदले की भावना से प्रेरित बताया है। आवास विभाग का कहना है कि तेज प्रताप ने बंगले के नियमों का उल्लंघन किया है, जिसके कारण आवंटन रद्द किया गया है। हिमाचल प्रदेश विधानसभा सत्र के शुरू होते ही विपक्ष ने पंचायत चुनावों पर स्थगन प्रस्ताव पेश किया। मुख्यमंत्री ने प्रस्ताव स्वीकार करते हुए विपक्ष पर कटाक्ष किया और उनकी रणनीति पर सवाल उठाए। विपक्ष ने सरकार को घेरने का प्रयास किया, लेकिन मुख्यमंत्री ने इसे उनकी आदत बताया। ओडिशा में मुख्यमंत्री मोहन चरण मंझी ने 293 युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपे। उन्होंने राज्य में 1.5 लाख लोगों को रोजगार देने की सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई। यह कदम ओडिशा के युवाओं के लिए एक महत्वपूर्ण अवसर है, जिससे राज्य में रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। सरकार युवाओं को सशक्त बनाने के लिए प्रयासरत है। दक्षिणी दिल्ली के वसंत विहार में 40 वर्षीय दीप्ति चौरसिया ने आत्महत्या कर ली। पुलिस को मौके से एक सुसाइड नोट मिला है, जिसमें उन्होंने किसी पर आरोप नहीं लगाया है, लेकिन प्यार और भरोसे की कमी का जिक्र किया है। दीप्ति का विवाह 2010 में हरप्रीत चौरसिया से हुआ था और उनका एक 14 वर्षीय बेटा भी है। आज राष्ट्रीय संविधान दिवस मनाया जा रहा है। पुराने संसद भवन में आयोजित कार्यक्रम में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संविधान के 9 भाषाओं में अनुवादित संस्करण जारी किए। उन्होंने संविधान का प्रियम्बल भी पढ़ा। राष्ट्रपति ने कहा कि भारत विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र के रूप में उभरा है और संसद ने 3 तलाक जैसी कुरीतियों पर रोक लगाई है। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया है कि ऑनलाइन मनी गेम्स पर प्रतिबंध इसलिए लगाया गया क्योंकि इनके जरिए मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवाद को फंडिंग की जाती है। सरकार ने कहा कि ऐसे कई सबूत मिले हैं जो इन गेम्स का संबंध टेरर फंडिंग और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरे से जोड़ते हैं। संदिग्ध लेन देन और फर्जी खातों के माध्यम से पैसा देश से बाहर भेजा जाता है, जिससे देश की अखंडता को खतरा है। सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस स्टेशनों में खराब सीसीटीवी कैमरों को लेकर सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को फिर फटकार लगाई है। कोर्ट ने राज्यों द्वारा जवाब दाखिल न करने पर नाराजगी व्यक्त की और उन्हें 3 हफ्ते का समय दिया है।
यदि इस अवधि में जवाब नहीं दिया गया तो अगली सुनवाई में राज्यों के मुख्य सचिवों को कोर्ट में पेश होना होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संविधान दिवस पर देशवासियों को पत्र लिखा। उन्होंने संविधान के प्रति अपनी श्रद्धा व्यक्त की और अपने राजनीतिक जीवन के अनुभवों को साझा किया। मोदी ने कहा कि संविधान की शक्ति ने उन्हें, एक साधारण पृष्ठभूमि से आने वाले व्यक्ति को, लंबे समय तक सरकार का नेतृत्व करने का अवसर दिया। छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा जिले में एक दुखद सड़क हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई। यह घटना तब हुई जब एक स्कॉर्पियो की टक्कर एक ट्रक से हो गई, जिसमें 5 लोगों की मौके पर ही जान चली गई और 3 घायल हो गए। सभी पीड़ित नवागढ़ के रहने वाले थे और एक शादी से लौट रहे थे। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर के रिहायशी इलाकों और उरी हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर प्लांट पर मिसाइलें दागी। सीएसएफ के जवानों ने बहादुरी से उरी प्लांट की रक्षा की। पाकिस्तान के ड्रोन को हवा में ही मार गिराया, जिससे प्लांट और नागरिकों को कोई नुकसान नहीं हुआ। इस बहादुरी के लिए 19 सीएसएफ जवानों को सम्मानित किया गया। मौसम विभाग के मुताबिक उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में शीतलहर चलने के साथ साथ बर्फबारी की संभावना है, जिसका असर हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान से लेकर बिहार और मध्य प्रदेश तक रहेगा। सैन्यार तूफान के कारण भारत के दक्षिणी और तटीय राज्यों में भारी बारिश, तेज हवाएं और बाढ़ की संभावना है। एप्पल अपनी सेल्स टीम में कर्मचारियों की संख्या कम करने जा रहा है, जिससे कई लोगों को नौकरी से निकाला जा सकता है। यह फैसला अमेरिका में 43 दिन के शटडाउन के बाद लिया गया है, जिससे कंपनी को काफी नुकसान हुआ था। खासकर सरकारी सेल्स टीम के अकाउंट मैनेजर्स सबसे ज्यादा प्रभावित होंगे। हालांकि कंपनी ने कहा है कि निकाले गए कर्मचारी अन्य टीमों में खाली पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं। चीन भारत के प्रति दोहरा रवैया अपना रहा है। एक तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ा रहा है, वहीं दूसरी तरफ सीमा के पास और तिब्बत में अपने बुनियादी ढांचे को मजबूत कर रहा है।